बहुत साल पहले दूर एक देश में एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी। उसकी मम्मी के गुजर जाने पर उसके पापा ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। ये सौतेली माँ तो बुरी ही थी, उनकी दोनों बेटियां भी वैसी ही थी। सौतेली माँ और बहनें उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। बिल्कुल नहीं, कहीं और बैठ। अरे ग्लास टूट गया, जल्दी साफ कर। देख क्या रही है तू? इन दोनों के मौज मस्तियों के दिन थे और इस बेचारी के सर पर सारे काम का बोझ। घर पे सब उसे सिंड्रेला कहते थे। कभी फुर्सत होती तो वो अपनी बिल्ली के साथ बुझते हुए कोयले के पास बैठ के आग जलाकर आग तापती थी। एक दिन उन्हें राजमहल से न्योता आया। प्रिंस की शान में एक बड़ी पार्टी रखी गई है। शादी के लायक सभी लड़कियों को आमंत्रण है। जब सौतेली माँ अपनी बेटियों को तैयार कर रही थी, सिंड्रेला न चाहते भी उनकी मदद कर रही थी। प्रिंस को वहाँ तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिखना चाहिए। मैं क्यों नहीं आ सकती? शादी के लायक सभी लड़कियों को बुलाया है। अच्छा, ये कपड़े पहन के तू पार्टी में जाएगी? पार्टी की शाम सिंड्रेला घर पर अकेली अपने हालात पर रो रही थी। उसी वक्त चिमनी में एक रोशनी नजर आई और उस रोशनी से निकली एक खूबसूरत परी। जो दिख रहा था उसे उस पर भी यकीन नहीं हो रहा था। ये उसकी माँ थी। माँ। हेलो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम भी राजमहल की पार्टी में जाओगी। सच में? पर कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जाओ और गार्डन से सबसे बड़ा कद्दू लेके आओ और बिल्ली मौसी तुम 7 चूहे पकड़ कर लाओ। उस परी ने पलक झपकते ही अपने जादू से उस कद्दू को एक शानदार सवारी में बदल दिया। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी चूहों की तरफ घुमाई। चूहों में से एक को उसने ड्राइवर बनाया और बाकी 6 चूहे बन गए शानदार घोड़े। जाओ, अब तुम्हारी बारी। मैं तो राजकुमारी लग रही हूँ, पर माँ मुझे नाचना नहीं आता। अगर प्रिंस के साथ डांस करना पड़ा तो? इन जादुई जूतों को पहनकर सबसे अच्छा नाचोगी तुम। तुम्हें प्रिंस के साथ जरूर नाचना होगा, पर एक बात जरूर याद रखना, ये सारा जादू आधी रात तक ही रहेगा। तुम्हें वहाँ से 12 बजे के पहले ही निकलना होगा। पक्का, मैं आ जाऊंगी आधी रात से पहले। प्रॉमिस। आप मुझे फिर से कब मिलोगे मम्मी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। जैसे ही हमारी सिंड्रेला राजमहल पहुँचती है, सबके सब उसे देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। दोनों सौतेली बहनें उसे पहचान ही नहीं पाई और प्रिंस, वो तो उसकी सुंदरता पर मर मिटा था। महाराज और महारानी भी उसे चाहने लगे थे। प्रिंसेस हो तो ऐसी। प्रिंस से रहा नहीं गया और वो सिंड्रेला के साथ नाचने लगा। क्या सुंदर नाच रही थी वो। उसके पास वो जूते जो थे। सौतेली माँ और बहनें जलन के मारे धुआं धुआं हो रही थी। सिंड्रेला इतनी खुश थी कि उसे वक्त का होश ही नहीं रहा और वो मम्मी को किया हुआ वादा भूल गई। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। 12 बजने ही वाले थे। प्रिंस को वही खड़ा छोड़कर वो सीढ़ियों से नीचे भाग गई और भागते हुए उसका एक जूता वही छूट गया। पर अब वो उसे जाके उठा भी नहीं सकती थी।
ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा और वहाँ उसे मिला सिंड्रेला का जूता। ये जूता जिनका भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। दुनिया भर में कहीं भी हो वह मिलनी चाहिए। सिपाही पूरे राज्य के हर घर में जाकर लड़कियों को जूता पहनाते रहे, पर वो जूता किसी के भी पैर में नहीं आया। आखिर वह पहुँचे सिंड्रेला के घर। दोनों बहनों ने जूता पहनने की बहुत कोशिश की। जरा सा और जोर लगाओ तो आ जाएगा। क्या है ना, मेरी बेटी का पैर सूज गया है काम कर करके। पर वो जूता उन दोनों के पैर में नहीं आया। सिपाहियों को घर पर एक और लड़की नजर आई। घर में एक और लड़की है। जैसे ही सिंड्रेला ने वो जूता पहना, वो उसके पैर में एकदम सही बैठ गया। आप हमारे साथ राजमहल चलिए साहिबा, हमारे प्रिंस को आपका इंतजार है। सिपाही सिंड्रेला को राजमहल ले गए। सिंड्रेला के राजमहल पहुंचने पर प्रिंस ने उसे देखते ही पहचान लिया और वो उसे देखकर बहुत खुश था। प्रिंस ने झुककर सिंड्रेला से पूछा, प्रिंसेस, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बिना किसी झिझक के सिंड्रेला ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। पर मेरे जूतों का जादू अब तक कैसे चल रहा है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। मैं अब समझी मम्मी, ये सब आपका ही कराया था। बहुत पहले एक फार्मर के पास एक डोंकी था। इस डोंकी ने कई साल काम किया इस फार्मर के पास, गेहूं की बोरियां लाद लाद के। उम्र बढ़ते बढ़ते डोंकी की ताकत में कमी हो चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि अब वो बोरियां नहीं उठा पाएगा, वो फार्म छोड़ के चला गया सुबह सुबह। अब ताकत तो नहीं रही मुझ में, पर मेरी सुरीली आवाज तो है। क्यों ना मैं बर्मन जाके गाने गा के पैसे कमाऊं। रास्ते में उसे सोया हुआ एक हूंड डॉग मिला। ऐसे रास्ते में क्यों सो रहे हो भाई? मैं एक हूंड डॉग हूँ। उम्र बड़ी, स्पीड कम हो गई। अब मैं मालिक के साथ शिकार पे नहीं जाता। तो क्यों ना तुम फिर मेरे साथ आओ। मैं बर्मन जा रहा हूँ सिंगर बनने। मेरा बैंड ज्वाइन कर लो तुम। देखो मैं मैंडोलिन बजाऊंगा और तुम ड्रम बजाना। हाउंड डॉग को ये प्लान अच्छा लगा और वो डोंकी के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक घर के छत पे एक बिल्ली बैठी मिली। वो बड़ी उदास लग रही थी। क्या बात है बिल्ली रानी, बहुत दुखी आत्मा लग रही हो, क्या हुआ? अब बूढ़ी हो गई हूँ मैं। अब ना तेजी से दौड़ा जाता है, ना दांतों से काटा जाता है। चूहे पकड़ना छोड़ के मैं फायर प्लेस पे आग सेकती रहती हूँ अलसा के। इसलिए मुझे उस आदमी ने घर से बाहर निकाल दिया। फिर तो तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। तुम्हारे साथ? तुम जा कहाँ रहे हो? बर्मन, वहाँ पर एक बैंड बनाएंगे और उसमें गाना गाएंगे। बिल्लियाँ जनरली अच्छी म्यूजिशियन होती हैं। तुम हारमोनिका बजाना बैंड में। ये सुनते ही बिल्ली ने छलांग लगाई और बैंड ज्वाइन कर लिया। इनकी तिगड़ी एक फार्म से गुजर रही थी। उन्हें एक मुर्गा दिखा जो खंबे पे बैठकर कुकड़ू को कर रहा था। मुर्गा जी, दोपहर हो गई है, आज सुबह अलार्म लगाना भूल गए थे क्या? कल संडे है, मेरे मालिक ने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलाया है।
वो मेरा चिकन तंदूरी बना के खाने वाले हैं। तो यहाँ अटके क्यों हो? भाग क्यों नहीं जाते? मैं जाऊं भी तो कहाँ, आज लास्ट डे है मेरा। सोचा जी भर के कुकड़ू को कर लूं। ठीक है अपनी आवाज खर्च मत करो, हमारे साथ बर्मन चलो। हम एक बैंड बना रहे हैं और तुम्हारी स्ट्रॉन्ग आवाज पसंद आई हमें। मुर्गे को ये प्लान अच्छा लगा और वो उड़ के उनके साथ चलने लगा। आगे आगे बाकी तीन पीछे पीछे मुर्गा। आज रात हम आजादी से सोएंगे और कल एक नया सवेरा होगा। सोने से पहले मुर्गा उछलते कूदते पेड़ के ऊपर पहुंचा और वहां से कुछ देखा। मुझे यहाँ से रोशनी नजर आ रही है, लगता है पास में कोई घर है। तो चलो हम वहाँ चलते हैं। वैसे भी मुझे जंगल में सोने की आदत नहीं है। हाँ, वहाँ शायद एक आध हड्डी मिल जाए खाने को। ये चारों उस लाइट की तरफ चलते गए और आखिर में एक घर मिला उन्हें। सबसे लंबा था डोंकी, तो उसने खिड़की से देखा कि अंदर क्या है। कुछ दिख रहा है क्या? अरे भाइयों, गजब हो गया। यहाँ तो बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल दिख रही है। वाह जी वाह। और उस पे ढेर सारी खाने पीने की चीजें भी हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो धावा बोलते हैं। रुको, कुछ और भी है। 4 बंदूक वाले डकैत जो मजे से खा पी रहे हैं। आप खाना कैसे खाएंगे? डकैत का नाम सुन के ही सब उदास हो गए। क्यों आना था इनको? मुझे इतनी भूख लग रही थी। चलो वापस जंगल में। यहाँ कुछ नहीं कर सकते। काश हम इन डकैतों को डरा सकते। अच्छा देखो, एक तरीका है भगाने का। अब ध्यान से सुनो। एक के ऊपर एक ये चढ़ गए चारों। और अचानक से चारों साथ में गाने लगे। ऐसी डरावनी आवाज बनी कि उसे सुनते ही डकैतों के तोते ही उड़ गए। चारों ने मिलके खिड़की तोड़ी और डोंकी कूदा अंदर धड़ाम से। भागो रे, जान ले लेंगे, बचाओ। भागो बचाओ, यहाँ से भागो। अपनी बंदूक वहीं छोड़ छाड़ के डकैत भागे जान बचा के। और ये 4 यार बड़े खुश हुए। जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। अब टेबल पे जो खाना था उस पर ये चारों टूट पड़े। खाना खा के सब लोग सोने गए, थके हारे थे बेचारे। सब लाइट्स बंद करके सो गए। आधी रात हो चुकी थी। डकैतों ने देखा कि घर में लाइट नहीं है। उन्होंने अपने लंबू को भेजा घर के अंदर देखने। अंदर गया तो बिल्कुल अंधेरा था और उसे रोशनी चाहिए थी।
उसने माचिस जलाई और बिल्ली उस पर कूदी। उसे खरोंचा और हाउंड डॉग ने उसके पैर पे काटा। शोर से घबराकर मुर्गा उठा और जोर जोर से कुकड़ुकू करने लगा। जैसे ही डकैत भागने लगा, बाहर खड़े डोंकी ने उसे जोर की लात मारी। डरा और घबराया हुआ डकैत अपने दोस्तों के पास गया और बोला, अरे उस घर में 4 राक्षस हैं। उन्होंने मुझ पे हमला किया। डकैत सारे दुम दबा के भागे वहां से और दोबारा कभी वहां आने की बात नहीं सोची। हमारे 4 ब्राह्मण म्यूजिशियंस को ये घर बिल्कुल घर सा अपना लगा, तो उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण जाना ही क्यों ना सब मिलके यही रहे। ये चारों पूरी जिंदगी यही रहे, गाते बजाते हुए। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी। वो हमेशा एक रेड कलर की राइडिंग हुड पहनती थी, इसलिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। बेटी। हाँ मम्मी। तुम्हारी नानी माँ बीमार है ना, तुम उनके लिए ये ताज़ा कुकीज़ और जड़ी बूटी लेके जाओगी? बिल्कुल ले जाऊंगी मैं मम्मी। हमेशा की तरह अपना रेड राइडिंग हुड पहनी हुई वो अपनी नानी के घर को चल पड़ी। बनी फॉरेस्ट के रास्ते से नीचे मत उतरना बेटी। लिटिल रेड राइडिंग हुड हंसते गाते अपने रास्ते जा रही थी। पता नहीं इसे बनी फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, मैंने तो एक भी बनी नहीं देखी अभी तक। फूलों से भरे रास्ते पे पहुंची। रंग बिरंगे कई तरह के फूल थे। नानी के लिए कुछ फूल ले जाती हूँ, बड़ी खुश हो जाएंगी वो। फूल चुनते हुए ध्यान नहीं रहा कि वो अपने रास्ते से नीचे उतर गई थी। तभी उसे झाड़ियों से एक आवाज आई। अचानक एक बड़ा भेड़िया उसके सामने आया। उसको देख के लिटिल रेड राइडिंग हुड इतना डर गई थी कि उसके हाथ से बास्केट गिर गई। भेड़िया ने फटाफट बास्केट से कुकीज उठाए और वापस लिटिल रेड राइडिंग हुड को दे दिया। भेड़िए की इस अच्छाई से लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत खुश हुई। थैंक यू। अरे तुम कहाँ जा रही हो बच्ची? नानी के घर, इस जंगल के आखिर में जो येलो कलर का घर है वो ही। उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनके लिए कुकीज और जड़ी बूटी लेके जा रही हूँ। तुम मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुला सकते हो। तो मैं पहले जाकर तुम्हारी नानी को बता देता हूँ कि तुम आ रही हो और तुम आराम से फूल लेके आ जाना। तभी उसे किसी शिकारी की गोली की आवाज आई और वो उड़न शुरू हो गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड को एकदम से रोना आ गया क्योंकि वो खो गई थी। उसका रोना सुन के शिकारी उसके पास आया। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? यहाँ बहुत खतरा है। मैं खूंखार भेड़ियों को ढूंढ रहा हूँ। काफी वक्त से मुझसे भाग रहा है वो। लिटिल रेड राइडिंग हुड शर्मिंदा थी क्योंकि उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी, इसलिए वो शिकारी को नहीं बताना चाहती थी कि उसने भेड़िए को देखा है। मैं तो बस मेरी नानी माँ बीमार है, कुकीज ले जा रही थी और रास्ते में खो गई। तो मैं तुम्हें तुम्हारे नानी के घर छोड़ देता हूँ। वो साथ साथ चल पड़े और तब ही भेड़िया भी नानी माँ के घर पहुंचा और दरवाजे पे नॉक किया। नानी माँ ने पुकारा, कौन है भाई? मैं हूँ नानी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। मैंने कुकीज और जड़ी बूटी लाई है आपके लिए।
दरवाजा खुला है बेटी, अंदर आ जाओ। भेड़िया अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड और शिकारी नानी माँ के घर पहुंचे। अब तुम जाओ बच्ची, अपनी नानी के पास जाओ। शिकारी अपने रास्ते लौट गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दरवाजे पे नॉक किया। कौन है भाई? मैं हूँ नानी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। दरवाजा खुला है बेटी, अंदर आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड कुछ पल के लिए हिचकिचाई, क्योंकि ये आवाज नानी माँ से थोड़ी अलग लग रही थी। तब ध्यान आया कि नानी माँ तो बीमार थी। बीमार है ना नानी माँ, इसलिए उनकी आवाज ऐसे आ रही है। वो दरवाजा खोल के अंदर गई। भेड़िया सारे कपड़े, टोपी और चश्मा भी नानी माँ के पहनकर बिस्तर पे लेटा था। उसने पर्दे खींचकर अंदर अंधेरा रखा था ताकि लिटिल रेड राइडिंग हुड उसे देख ना सके। प्यारी बच्ची, इतनी दूर चल के तुम मेरे लिए खाना लेके आई। पास तो आओ बेटी, तुमसे गले तो मिलूं। जल्दी आओ, इतनी दूर क्यों हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बास्केट नीचे रखा, पर ज्यादा पास नहीं गई, क्योंकि नानी माँ कुछ अलग सी दिख रही थी। आपके हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? ताकि तुम्हारा हाथ थाम सकूं। और इतने बड़े कान? तुम्हारी प्यारी आवाज सुनने के लिए। बड़ी बड़ी आंखें? तुम्हें जी भर के देखने के लिए। और ऐसे नुकीले दांत नानी माँ? तुम्हें चबा चबा के खाने के लिए। भेड़िया कूदा लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरफ। तब लिटिल रेड राइडिंग हुड को मालूम हुआ कि बिस्तर पर नानी माँ नहीं, बल्कि वो खूंखार भेड़िया था। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। शिकारी तक उसकी आवाज पहुंची। और वो दौड़कर उस घर तक गया। दरवाजे के अंदर जाके भेड़िए को पकड़ा। आखिरकार तू पकड़ा ही गया भेड़िए। अब तू चल यहाँ से, देखता हूँ तुझे। शिकारी ने भेड़िए के पेट से नानी माँ को बाहर निकाला। हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया शिकारी अंकल। कोई बात नहीं बच्ची, पर वादा करो कि तुम हमेशा मम्मी की बात मानोगी। नानी माँ को इतनी भूख लग रही थी कि उन्होंने सारी कुकीज खाई, जड़ी बूटी की दवा बनाई और फटाफट से ठीक हो गईं। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने वादा किया कि किसी खूंखार भेड़िए की बातों में वो कभी नहीं आएगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक बार जंगल में खेल रही थी, वो भी अकेली। और तभी उसके सामने फिर से वही भेड़िया मिला। भेड़िए को शिकारी ने जंगल की सफाई करने की सजा दी थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखते ही उसे अपनी कर्मी पे शर्मिंदगी महसूस हुई। बनी फॉरेस्ट भर गया एक बार फिर से खुशियों, बनीज और फूलों से, बिल्कुल वैसा जैसे पहले हुआ करता था।